नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ दिशा बिस्ट। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती है। राजीव गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर वाराणसी के मैदान चौराहे पर कांग्रेसियों द्वारा राजीव गांधी की प्रतिमा को गंगाजल और दूध से रुद्राभिषेक कर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर यह संकल्प लिया गया कि कभी कार्यकर्ता उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। बताते चले कि राजीव गांधी ऐसे नेता थे जो भारत को एक नई दिशा देना चाहते थे। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प कांग्रेसियों ने लिया। आज राजीव गांधी जी का जन्मदिन है। उनके उद्देश्यों को, उनके सपने को आप लोग किस तरह से पूरा कर रहे हैं? आज हम सब लोगों ने उनके 77वें जन्मदिन के अवसर पे उनकी प्रतिमा को रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करके तो उन्होंने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। और राजीव गांधी जी आज रहते अगर शायद जो देश आज इस वातावरण से जूझ रहा है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, जो स्थापना उन्होंने 1990 में कर दी, संचार क्रांति, पंचायती राज, नई शिक्षा नीति लगा करके तमाम ऐसे उदाहरण हिंदुस्तान विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में संघर्ष करते हुए दिख रहा था। उनके भारत रत्न शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के पैतृक मकान को तोड़ा जा रहा है। जिस कमरे में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रियाज किया करते थे, उसे तोड़ दिया गया है। शहनाई सम्राट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के परिजन किस हाल में गुजर बसर कर रहे हैं, ये बात मीडिया के सामने उस समय सामने आ गई जब उनकी धरोहर को तोड़े जाने को लेकर उनके ही एक बेटे ने आपत्ति जताई। मीडियाकर्मी जब उनके घर इस बात की सच्चाई पता करने पहुंचे तो मौजूदा मकान के मालिक और बिस्मिल्लाह खान के पोते की पत्नी का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने उस्ताद की दत्तक पुत्री और जिला प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के परिजन किसी तरह से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। उस्ताद साहब के निधन के बाद सरकार ने उनके परिजनों को गैस एजेंसी देने की बात कही थी, पर वे भी उन्हें नहीं मिली है। अब अपनी जिंदगी को चलाने के लिए वो घर के नीचे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और ऊपर शहनाई सम्राट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संग्रहालय बनाया जाएगा। कैंट स्थित रोडवेज बस स्टैंड पर गुरुवार को एक पुलिसकर्मी के व्यवहार के खिलाफ रोडवेज कर्मी लामबंद हो गए और करीब 45 मिनट के लिए बस सेवाएं ठप कर दी। रोडवेज कर्मचारियों का आरोप है कि सिपाही ने बेवजह ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी को मारना पीटना शुरू कर दिया, जिससे नाराज होकर रोडवेज कर्मी हड़ताल पर चले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया। तब जाकर रोडवेज कर्मियों का गुस्सा शांत हुआ। किसान राज सिपाही हैं, जिनके द्वारा रोडवेज के कर्मचारी हैं, उनके साथ बदतमीजी की गई, अभद्रता की गई। तत्काल हम लोग मौके पे आए और तत्काल प्रभाव से सिपाही को लाइन हाजिर की रिपोर्ट जा रही है, लाइन हाजिर कर दिया गया। इस पर एग्री हैं कर्मचारी भी, रोडवेज के कर्मचारी भी और आरएम साहब भी। कार्रवाई की जाए तो कार्रवाई की खिलाफ कर दी गई है और चक्का जाम को हटा दिया गया है। रोड चल रही है, जो कि परेशानी थोड़ी देर के लिए हुई, 15-20 मिनट के लिए कर्मचारियों को और क्या कहते हैं यात्रियों को, उसको पूरी तरीके से बहाल कर दिया गया। पुलिस चौकी की आई ने अभद्रता कर दी, यहाँ तक कि मारपीट की स्थिति उत्पन्न हुई, मारपीट की गई। इस संबंध में कर्मचारी आक्रोशित हो गए तो इन्होंने कुछ देर के लिए बसों का संचालन ठप कर दिया। लेकिन इसी बीच पीओ चेतगंज और इंस्पेक्टर सिगरा थानाध्यक्ष ने आकर के मामले को टिकल किया है। हम लोग भी आ गए हैं और आपसी सूझबूझ से निर्णय लिया गया है कि दूसरी कारण अब बुनकरों के बिजली बिल माफी के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व महानगर सचिव लालू यादव के नेतृत्व में गुरुवार को हल्ला बोल आंदोलन निकाला और कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय के लिए कूच किया। जिलाधिकारी कार्यालय की ओर जा रहे सिपाहियों को पुलिस ने रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया और इस दौरान लालू यादव का कहना था
कि कोरोना के चलते 22 मार्च को लगे लॉकडाउन के चलते मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग के लोगों की कमर तोड़ दी गई है, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी बुनकरों को उठानी पड़ी, क्योंकि बुनकरों से लॉकडाउन के दौरान काम नहीं होने के बाद भी सरकार की ओर से बिजली के बिल की वसूली की जा रही है। इससे बुनकर वर्ग काफी परेशान है। जब तक उत्तर प्रदेश की सरकार बुनकरों के 3 महीने के बिजली के बिल को माफ नहीं कर देती, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। कार्रवाई होगी और प्रक्रिया पूरी करने के बाद अनुमति नहीं थी, सभा और जुलूस की अनुमति नहीं थी। ये सरकार, ये जुलूस, ये निकम्मी सरकार के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, देश में मोदी सरकार हालात इतना बद से बदतर कर दिया कि पूरे देश में कोरोना की महामारी से हमारा आपका कमर टूट गया, गरीब आदमी का कमर टूट गया, मध्यम वर्ग के लोग का कमर टूट गया। शिवपुर थाना क्षेत्र के सिद्दीपुर स्थित महेशपुर गांव में 2 दिनों से पानी नहीं आने और बिजली कटौती से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि ट्रांसफार्मर खराब हो जाने से यहां लाइट कट गई है और उसके 2 दिन पूर्व से मीरापुर बसई क्षेत्र में पाइप के फट जाने से इलाके में पानी की सप्लाई नहीं हो रही। तब से हम लोग यहां पानी और बिजली के लिए परेशान हैं। स्थानीय निवासी अजीत सिंह ने बताया कि ट्रांसफार्मर खराब होने की जानकारी लोगों ने जेई को दी तो शाम में एक मोबाइल ट्रांसफार्मर लगाया गया, जिसमें सिर्फ एक तरफ का ही कनेक्शन जोड़ा गया और दूसरी तरफ के लिए ये कह दिया गया कि उधर कटिया मार कनेक्शन है। ग्रामीणों ने बताया कि 10 दिन पूर्व भी ऐसा ही ट्रांसफार्मर खराब हो गया था और आज फिर वही स्थिति है। स्थानीय निवासी गौतम सोनकर ने बताया कि 2 दिन से हम पानी और अब बिजली के लिए परेशान हैं। 2 घंटों से कॉल लगाने में भी बिजली विभाग से किसी ने फोन नहीं उठाया। गुस्साए ग्रामीणों के सड़क पर उतरने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शिवपुर थाना अध्यक्ष नागेश कुमार सिंह और एसआई सूर्य प्रकाश मिश्रा ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और बिजली विभाग को मौके पर बुलाकर तत्काल समस्या दूर करने के निर्देश दिए। सिद्दीपुर परिक्षेत्र है और यहाँ पर ट्रांसफार्मर कल 2 बजे रात से यहाँ पर लाइट कट है। उसके 2 दिन पूर्व से यहाँ पानी नहीं सप्लाई आ रही है, क्योंकि मीरापुर बसई क्षेत्र में पाइप की फट जाने की वजह से। तब से हम लोगों ने निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जेई साहब महोदय से संपर्क में हैं कि कृपया इसकी लाइन का दुरुस्त कराएं। उन्होंने प्रयास भी किया। शाम को एक मोबाइल ट्रांसफार्मर यहाँ लाया गया, जिसमें कि कनेक्शन जोड़ा गया, लेकिन कनेक्शन जोड़ते ही उसमें पार्शियलिटी की गई, पारदर्शिता नहीं दिखाते हुए एक तरफ का कनेक्शन जोड़ दिया गया, ये कहते हुए कि उधर कटिया मार कनेक्शन है। अगर ऐसा कटिया मार कनेक्शन है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? विभाग की जिम्मेदारी है या ये उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी है जो खुद मीटर पे के पेमेंट कर रहे हैं? 18 अगस्त को भारत सरकार ने खेल अवार्ड्स की घोषणा कर दी और इन अवार्ड्स में इस वर्ष दिए जाने वाले 29 अर्जुन अवार्ड में बनारस के लाल और भारतीय बास्केटबॉल की सनसनी बनकर उभरे विशेष भृगुवंशी का भी नाम शामिल है। और इस बात की घोषणा के बाद से परिवार के साथ साथ वाराणसी में खिलाड़ियों में जश्न का माहौल है। वाराणसी के अर्दली बाजार के रहने वाले विशेष ने वर्ष 2019 में नेपाल में आयोजित दक्षिण एशियाई खेलों में भारतीय बास्केटबॉल पुरुष टीम का कप्तान के रूप में प्रतिनिधित्व किया और भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। विशेष इन दिनों देहरादून में है और बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोगों में ये जैसे हमारे घर का मतलब परिवार का एक हेरिडिटी थी स्पोर्ट्स की, जिसमें मेरे जो दादा थे स्वर्गीय महारुद्र सिंह, उनका भी ये यूपी कॉलेज से पढ़े हुए थे, यूपी कॉलेज में पढ़े हैं और उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय और उसमें भारत पाकिस्तान एक था, तो उनका लाहौर यूनिवर्सिटी में भी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में आज भी रिकॉर्ड है शॉर्ट पुट का, जेवलिन थ्रो में। तो जो खेल है वो हेरिडिटी में ही हम लोगों को मिला हुआ है। हमारे बड़े पिताजी जो हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हैं, तो वो चीज़ें जो है जो धीरे धीरे जो खून में थी वो चीज़ें जो है विशेष में बहुत ज़्यादा थी। और विशेष का एक खेल का सबसे बढ़िया वो है कि ये बाहर तो गेम में मतलब ऐसे एज ए बिहेव तो वो शांत रहता है, मतलब शांति से खेलना, लेकिन जो गेम है वो फुल एग्रेशन का है उसका। मतलब उसको ये है कि हम कोई भी मैच खेलें तो वो हारे नहीं। शिक्षक तो हमेशा चाहेगा उसका लड़का जो है अच्छा विद्यार्थी बने और अच्छे मतलब एकेडमिक उसमें जाए, लेकिन अभी चूँकि खेल की ओर इसकी रुझान थी तो हमने कभी बाधा नहीं पहुंचाई। हमने कहा ठीक है बेटा, तुम खेल में ही आप नंबर 1 बनो, और वो नंबर 1 बन करके उसने दिखाया है। जितना पसीना उसने बहाया है खेल में, बास्केटबॉल में, हम समझते हैं कि उसको पसीने के आधार पर ही उसको 1-2 साल पहले ही पुरस्कार मिल जाना चाहिए था, जो अब प्राप्त हो रहा है।
वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए लोग तमाम उपाय कर रहे हैं और इस बीच कुछ विदेशी कंपनियों ने मार्केट में वायरस शूटआउट लॉकेट उतारा है और इस लॉकेट को बेचने वाले वाराणसी के दुकानदारों ने बताया कि विदेश की कई कंपनियां इस तरह के लॉकेट को बाजारों में भेज रही है और इसे बनाने वाली कंपनियों का दावा है कि लॉकेट को पहनने वाले के 1 मीटर के दायरे में आने वाले समस्त प्रकार के वायरस निष्क्रिय हो जाएंगे। दुकानदार ने बताया कि कंपनियां दावा तो कर रही है लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। जब ये शूट आउट लॉकेट बाजार में आया तो 200 रुपये तक बिक रहा था, लेकिन अब ये 50 रुपये में उपलब्ध है और ग्राहकों द्वारा इसका मांग किया जा रहा है। इस वायरस शूट आउट लॉकेट को वाराणसी जनपद के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने भी पहना हुआ है। इस लॉकेट में विषय में जिलाधिकारी ने बताया कि ये वायरस शूट आउट लॉकेट कितना कारगर है ये प्रमाणित तो नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पहना जा सकता है। लॉकेट बाजार में आने के बाद इसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो इसलिए इसकी सख्त हिदायत दुकानदारों को दी गई है। उन्होंने कहा कि ग्राहक इसे MRP पर ही खरीदे, साथ ही संभव हो तो दुकानदार इसके बिक्री के दामों पर कुछ छूट भी उपलब्ध कराएं। मैंने ये वायरस बचाने के लिए लिया है, जो कि जैसा इन्होंने बताया शॉप पे, और ये भी मैंने लिया है कि इससे बचाव हो। और फिर हर चीज़ हम लोग कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं और घर जा रहे हैं, नहा धो रहे हैं। तो जितनी चीज़ें हम लोग को पता लग रही हैं इससे सेफ़ हैं तो हम लोग उसको परचेज़ कर रहे हैं। आजकल लोग इसे कोरोना की बचने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं और गले में लटकाने के बाद ये 30 दिन तक कोई भी वायरस पकड़ता नहीं हो, चाहे उसमें कोरोना हो क्यों ना हो। कितनी डिमांड है इसकी? अब देखिए, एक समय था ये बहुत महंगा था, नहीं डिमांड थी, लेकिन आज की डेट में इसका रेट कम हो गया है, इसलिए बहुत डिमांड बढ़ गई है। अक्सर आप और हम खबरों में सुनते हैं और पढ़ते हैं कि दुश्मन ने पीछे से हमला कर हमारे जवानों को शहीद कर दिया। अब धोखे से वार करने वाले जवानों को भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इसके लिए काशी की बेटी और अशोका इंस्टीट्यूट की छात्रा अंजलि ने रोबो हेलमेट तैयार किया है, जो पीछे से हमले की ताक में बैठे दुश्मनों से जवान को अलर्ट करेगी और उन धोखेबाजों को खत्म करने में अहम योगदान देगी। ये रोबो हेलमेट दुश्मन पर गोलियां भी दाग सकता है। इस हेलमेट को सिर पर पहनने के साथ जमीन पर भी रख के चलाया जा सकेगा। अंजलि ने बताया कि ये विशेष रोबो हेलमेट वायरलेस टेक्नोलॉजी से लैस है। इस हेलमेट का एक वायरलेस फायर ट्रिगर है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से हेलमेट में लगे बैरल से जुड़ा होता है। इस ट्रिगर को किसी भी तरह से राइफल गन के ट्रिगर के पास लगाया जा सकता है और अगर धोखे से कोई दुश्मन पीछे से हमला करने की कोशिश करता है तो हेलमेट जवान को अलर्ट कर देता है, जिससे समय रहते वायरलेस ट्रिगर की मदद से रोबो हेलमेट गन के पीछे हिस्से में लगे बैरल से फायर कर जवान अपना बचाव कर सकेंगे। छात्रा ने बताया कि इसके साथ ही इस वायरलेस रिमोट की मदद से इस रोबो हेलमेट को दुश्मन के एरिया में भी भेजकर गोलीबारी की जा सकती है। वास्तव है, मैंने एक रोबो हेलमेट तैयार किया है हमारे देश के जवानों की सुरक्षा के लिए। इस रोबो हेलमेट की खासियत ये है कि ये हमारी दोनों तरफ से फायरिंग करता है। कभी भी हमारे जवान को अगर पीछे कोई दुश्मन अगर उन पर अटैक करता है तो पीछे एक सेंसर के जरिए उनको एक सूचना मिल जाएगी कि उनके पीछे कोई उनका दुश्मन है, तो वो अपने एक रिमोट की मदद से पीछे भी फायरिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें अगर हमारे जवान घायल हो जाते हैं और वो इस अवस्था में नहीं रहते हैं कि वो खुद फायरिंग और लड़ सकें आगे, तो ये हमारा हेलमेट रोबोट का काम करेगा और खुद जाके दुश्मनों को मारेगा। और इस रोबोट को बनाने में मुझे कुछ 2 महीने का समय लगा है। इस रोबोट की कीमत कुछ 8 से 10 हज़ार के बीच में आई है। और अब बात करेंगे उस काशी की जिसे धर्म और अध्यात्म की नगरी माना जाता है, उस बनारस की बात करेंगे जो कला, साहित्य और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इस रिपोर्ट में हम आपका परिचय दुनिया की सबसे पुरानी नगरी वाराणसी की विशेषताओं से कराएंगे। हिंदू धर्म, संस्कृति और सभ्यता के केंद्र के रूप में काशी यानी वाराणसी का विशेष महत्व है। बनारस की कई विशेषताएं इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाती हैं। पौराणिक कथाओं में अलग अलग नामों से प्रसिद्ध काशी विश्व की प्राचीनतम नगरी है। यहाँ संस्कृति, अध्यात्म और कला का अनूठा संगम देखने को मिलता है। भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी इस नगरी में पतित पावनी गंगा का भी वास है। यही तमाम विशेषताएं इसके सबसे पुराना जीवित शहर होने को महत्व प्रदान करती है। वाराणसी कई धर्म, स्थान और पूजा पद्धतियों के कारण महत्वपूर्ण है।
इस शहर में अभी भी विभिन्न संप्रदाय के प्राचीन उपासना पद्धतियों का प्रचलन है। ये बुद्ध, जैन तीर्थकर, शैव और वैष्णव संतों या कबीर और तुलसी जैसे पवित्र संतों की कर्म स्थली रही है। बनारस की कला, शिल्प और वास्तुकला दर्शनीय है। कहे तो वाराणसी एक वास्तुशिल्प का पूर्ण संग्रहालय है। ये इतिहास के दौरान बदलते पैटर्न और आंदोलनों को प्रस्तुत करता है। काशी लोक कला समृद्ध खजाने से भी सुसज्जित है। अपनी साड़ी, हस्तशिल्प, वस्त्र, खिलौने, गहने, धातु के काम, मिट्टी और लकड़ी के काम, पत्ती और फाइबर शिल्प के लिए प्रसिद्ध बनारस हर किसी की पहली पसंद है। प्राचीन शिल्प के साथ ये शहर आधुनिक उद्योगों में भी पीछे नहीं है। पवित्र नदी गंगा और इसके घाट पौराणिक कथाओं से आच्छादित है। सामाजिक आर्थिक पहलुओं, किंवदंतियों से ये शहर भरा पड़ा है। काशी सर्व विद्या सर्व ज्ञान की राजधानी है। भारत में शिक्षा के प्राचीनतम केंद्र, विश्व प्रसिद्ध विद्वान और उनके लेख, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल और मदरसे, यहाँ सब कुछ है। गुरु शिष्य परंपरा के अलावा काशी वाराणसी तमाम साहित्य गतिविधियों का भी केंद्र रहा है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, प्रसिद्ध पुस्तकालय, ये सभी वाराणसी की विशेषताएं हैं। बनारस संगीत, कला, नाटक और मनोरंजन का शहर है। ये शहर अपने संगीत, परंपरा, गायन, वादन दोनों के लिए ही ख्याति प्राप्त है। बनारस घराने की अपने खुद की नृत्य और गीत परंपरा है। इसे लोक संगीत और नाटक का बहुत समृद्ध भंडारण माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि काशी सिर्फ एक शहर नहीं, अपने आप में संस्कृति, सभ्यता, कला, अध्यात्म और परंपरा का पूरा इतिहास है। ब्यूरो रिपोर्ट। और वाराणसी लाइव में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।